असद बज़्म तमाशा में तग़ाफ़ुल पर्दादारी है। अगर ढांपे तो आंखें ढांप, हम तस्वीर उरियां हैं। शाहिद रस्साम साहब पाकिस्तान के उन काबिल मुसव्विरों में हैं जिन्होंने बहुत कम मुद्दत में पाकिस्तान की मुसव्विरी की दुनिया में अपने लिए एक नुमाया और काबिल रश्क मुकाम हासिल किया है। आगाज सफर ही से शाहिद रस्साम साहब के काम ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा रखा। मुख्तलिफ असालीब हुनर में उन्होंने फन के नाकिदों से भी दाद हासिल की और आवाम ने भी उनके फन की सरवतमंदी का एतराफ किया। फनून लतीफ़ा की दुनिया में गुज़श्ता 40 दहाइयों से वाबस्ता हैं। उन्होंने शायरों, मुसव्विरों और मौसीकारों को करीब से देखा है, वक्त गुजारा है, जिंदगी गुजारी है। शाहिद रस्साम साहब ने बहुत कम अरसे में तसलसल व तवातुर के साथ ऐसा काम किया है कि अपने पराए सब उनके कमाल फन को तस्लीम करते हैं। यही हुनर की वो मंजिल है जहाँ कहा जाता है कि रंग बातें करें और बात से खुशबू आए। आदाब। अदब। शायद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे लिए बड़ी बहुत ऑनर की बात है कि आप नहीं बहुत हमारे साथ शुक्रिया। गुफ्तगू में शरीक हो रहे हैं। और बहुत अमेजिंग बातें आपसे पहले ही पॉडकास्ट के यहाँ हो चुकी हैं, लेकिन अब हम थोड़ा फोकस्ड डिस्कशन करेंगे जरूर। कुछ आपके आर्ट के एस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं आपकी आर्ट से बहुत शुक्रिया। और इमोशनली इम्पैक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी ये बात बात तो ये है। वाकई एक बहुत ही सच्चा जज्बा है और एक जहांगीर जज्बा है उसके अंदर। पता नहीं कैसे, बड़ा बहुत पावरफुल है आपकी पेंटिंग्स। तो पहला सवाल ये कि आपके हिसाब से कोई इमेज इस काबिल कब होती है कि उसको पेंट किया जाए? देखिए, होता ये है कि आपके अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों इमेजेस होते हैं, और लेकिन जब वो, अब उसे आप आइडिया कह लें या जब वो कागज पे आता है तो वो एक बड़ा मुश्किल, या कैनवस पे आता है, वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मैंने एक ड्राइंग बनाई, और वो ड्राइंग मैंने, जॉन भाई आए हुए थे तो जॉन भाई को दिखाई। जॉन भाई ने देखा और कमाल का एक जुमला कहा उन्होंने। कहने लगे कि जानी, वजूद दरअसल ख्याल का जवाल होता है। अब ये बात समझने में बहुत ज़माना लगा। जब जैसे जैसे पढ़े हुए या ग्रो किया तो समझ में आया कि जो आइडिया होता है दैट इज सो रिच, एक्सट्रीमली हाई, तो उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे वो खुदा होता है। जैसे वाह। जेम्स जॉयस ने कहा था कि आर्टिस्ट लाइक द गॉड ऑफ क्रिएशन रिमेन्स विद इन और बिहाइंड एंड अबव। तो उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज भी आप कैप्चर कर लें तो वो अल्टीमेट पीस ऑफ आर्ट बन जाता है। वाह। और अगर आप उसका यूं समझ लें कि अगर 50% भी आपकी उस पे आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। तो वो बड़ा एक अपने जानलेवा प्रोसेस होता है, लेकिन Amazing. उसका फिर प्लेजर भी वैसे ही होता है। और बल्कि हमें हमारे मुर्शिद यूसुफी साहब ने एक बात सिखाई। वो कहने लगे कि भाई अपनी तस्वीरों को पाल लगाया करो। तो मैंने कहा भाई यूसुफ साहब, ये पाल लगाना, पाल तो आमों की लगाई जाती है। कहने लगे नहीं, तख्लीक की भी लगाई जाती है। वाह। और जब चूंकि ये उसका, जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसका प्रोसेस बड़ा एक जानलेवा प्रोसेस होता है और बड़ा मुश्किल वो है, कोई आसान अमल नहीं होता। लेकिन तो जब वो अचीव करते हैं आप, तो उसका एक बड़ा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती हैं आपके अंदर। और उस ओवरवेलमिंग फीलिंग में आपको लगता है कि भाई आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन जब कुछ अरसा आप उसको जो पाल लगा के छोड़ देते हैं, बाद में कुछ अरसे के बाद जब उससे आप हम कलाम होते हैं, तो फिर उसके अयूब भी नजर आते हैं, दीगर वो भी नजर आते हैं, तो फिर आपको पता चलता है। Amazing. अब मैं एक सवाल चलो। कर लूं। शायद होमर ने कहा कि शेर की देवी कहानी सुना क्योंकि सब तो तू जानती है। और फिर एजरा पाउंड ने कहा कि मैं शायरी कहता हूँ, शायरी लिखता हूँ जब मेरे लिए खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके तख्लीकी अमल के अंदर आपकी म्यूज क्या है? क्या चीज है जहां से आप इंस्पिरेशन लेते हैं? आपकी म्यूज क्या है? जो वो महबूबा है ना, वो असल तो जिंदगी है। और वाह। उसके अतराफ किनार में, क्योंकि अगर आप जिंदगी से प्यार नहीं करते तो आप फिर कोई भी महबूब पा नहीं सकते। उसके वाह। लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे आप दीवाना वार इश्क किया जाए। वाह। हम सब लोग
इश्क की बातें तो करते हैं, लेकिन जिंदगी से इश्क करना जो है वो बड़ा ही एक मुख्तलिफ तरह का अमल है, और उसके लिए आपको अपने आप को उसके सुपुर्द करना पड़ता है। बिल्कुल इश्क में होता भी इसी तरह से है। तो अब मिसाल के तौर पे जैसे आम लफ्ज़ों में इसको अगर मैं बयान करूं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके अतराफ़ किनार में हैं, वो मुझे बहुत वो करती हैं। मिसाल के तौर पे शायरी, मैं उसमें रहता हूँ, म्यूज़िक मैं उसमें रहता हूँ, तो वो मेरी म्यूज़ है, वो है हुस्न। अच्छा, हुस्न के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। मैं अभी एक न्यूयॉर्क में था चंद माह पहले, तो वहाँ एक एग्ज़िबिशन देखी मोमा में, बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन्स थी, और उसका टाइटल कुछ इस तरह से था कि थाउजेंड्स परसेप्शंस ऑफ अ सिंगल इमेज। देखिए, एक तस्वीर के हज़ारों नहीं लाखों परसेप्शंस होते हैं। आपकी पूरी उम्र गुज़र जाती है उसे कैप्चर करते-करते। मिसाल है इसकी, आप सोचते होंगे कि यार पूरी ज़िंदगी हज़ारों पेंटिंग्स बनाई वैन गॉग ने सिर्फ़ सनफ्लावर, या सादिक़ाइन ने सारी ज़िंदगी कैक्टस में गुज़ार दी, या जमील बख्श ने सारी ज़िंदगी कबूतरों की नज़र कर दी। एक आम वो है ना, बिल्कुल। लेकिन कुछ उसमें अलामतें बना ली हाँ, होंगी। लेकिन उसमें इतने पर्सपेक्टिव हैं वाओ! कि उसको आप एक्सप्लोर करते-करते वो हो जाते हैं। तो तो और उसके लिए वही बुनियादी सवाल कि वाह! आप उससे इश्क करते हैं, कितना करते हैं, किस बिल्कुल। दीवानगी से करते हैं, वाह! वो बहुत है जबरदस्त, असल में। बहुत शानदार बात। वाह! ब्यूटीफुल आंसर सर। और इसी से एक सवाल, जैसे आपने पहले सवाल का भी एक जवाब दिया कि द ट्रांसलेशन ऑफ इनर इमेजेस ऑनटू अ कैनवस, दैट इज आर्ट आपके लिए। तो ये जो कैप्चरिंग ऑन कैनवस है, इसमें आप स्किल को कहाँ रखते हैं, क्राफ्ट को कहाँ रखते हैं? देखिए, क्राफ्ट बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम्म, और किसी भी अपने पीस ऑफ आर्ट को देखने के या उसको समझने के दो बुनियादी पिलर्स हैं। हम्म, एक है उसका टेक्निकल जो अपने एंगल है, हम्म, और दूसरा है उसका अपने इंटेलेक्चुअल वो कि उसका कंटेंट आइडिया क्या है। टेक्निकली भी उसको इट हैज़ टू बी वेरी वेरी साउंड। वो परफेक्शन रियाज के बगैर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो रियाज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। सिमिलरली वो आइडिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और उसके पीछे आइडिया जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से आपने उठा लिया या कहीं से पकड़ लिया या किसी का आइडिया लेके जेब में डाल लिया। नहीं, आइडिया जो है वो बड़ी एक ऑर्गेनिक वे के अंदर हाँ, आप बहुत ही एक ज़ाती तजुर्बा या बहुत ही डीप हम्म, ऑब्जर्वेशन, बहुत शिद्दत के साथ मुशाहिदे के बाद आता है। वाह! और उसका नतीजा क्या होता है? मिसाल के तौर पे चारपाई। अब आप सोचिए कि चारपाई पे कोई अल्टीमेट पीस ऑफ आर्ट कब लिखेगा, जब वो उसके अंदर बिल्कुल डूब जाएगा, जैसे यूसुफी साहब ने लिखा। कमाल का, आप पढ़ते-पढ़ते अपने मुस्कुराते हैं और फिर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। इसी तरह उनका एक कमाल का वो है अजरक के ऊपर, वो हैरान कर देता है आपको। तो आम तौर पे लोग समझते हैं कि आईडीए का मतलब ये है कि कोई बहुत अपने अफलातूनी बात लेकर आ गए आप, तो वो आइडिया हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। वो तो किसी भी आम सी चीज़ में के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ होता है। वाह! अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। तो आप ये कहेंगे कि वो जो आइडिया है वो उस चीज के अंदर नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअली द थिंग दैट्स द आइडिया, बट इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ, बुनियादी तौर पे देखें, जैसे उसका सैफुद्दीन सैफ का एक शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां हर बात बदल देता है, यूं तो दुनिया में कोई बात नहीं। देखिए, वाह! आर्ट बुनियादी तौर पे है क्या? आर्ट जो है वो पेशकश एक है। न्यू स्टोरी टेलिंग है, एक नई कहानी। हर चीज आपकी कायनात में मौजूद है। सवाल ये है कि आप उसको देखते कैसे हैं, बिल्कुल। और देखने के लिए बुनियादी तौर पे इश्क लाजिम है, उसके बगैर बात नहीं बनती। यानी आपने दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया। आपकी निगाह में रंग और लकीरें भी इम्पोर्टेंट है, और उसके जरिए से जो निकल रहा है फलसफा, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखिए, गालिब का एक शेर जो मुझे बहुत ही हॉन्ट करता है, बहुत उसने मुझे बड़ी चीजें सिखाई और बताई कि असद बज़्म तमाशा में तगाफुल पर्दादारी है,
अगर ढांपे तो आंखें ढांप, हम तस्वीरें उड़ियां हैं। क्या कहने। तो सारा खेल उस देखने में पोशीदा है, वाह और उसको आप कैप्चर तभी कर पाएंगे जब व्हेन यू आर फुल्ली साउंड टेक्निकली। देखिए, मैं अक्सर एक बहुत अच्छा। हंसी मजाक में अपने स्टूडेंट से भी बात बहुत करता हूँ कि भाई आइडिया तो किसी रक्शे वाले का भी बहुत अच्छा हो सकता है, यस लेकिन क्या वो कैप्चर करने के काबिल है? हम्म उसके पास वो टूल्स मौजूद हैं? नहीं है। वो absolutely आपके पास जो अपने जिसका रियाज होगा वही अपने उस मास्टर उसको जो है अपने हाइट को अचीव करेगा। बिल्कुल Wonderful. बिल्कुल वंडरफुल, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। हमारे तनवीर अंजुम से जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि शायरी असल में लिंग्विस्टिकली एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, तो ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि शायरी फॉर्म के बगैर कहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर्म। बिल्कुल। अच्छा सर, एक अगला सवाल जो थोड़ा अलग है, या चले पहले ये सवाल कर लेते हैं जो जुड़ा हुआ है आपकी बात से। वो ये कि आपने कहा कि टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है। अब के दौर में, और ये बड़ी रीसेंट इन्वेंशन है, एआई आर्ट आ चुकी है। आर्ट एआई, जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए, मेरे लिए तो बड़ा हैरान कुन और बहुत पेचीदा सवाल है कि अब आर्ट का क्या मतलब है, या अगर वो कोई चीज़ बना रहे हैं जो कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कई दफ़ा अब तो वो म्यूज़िक भी इस तरह बनाने लगा है कि आप बहुत गौर करें तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एआई म्यूज़िक है। आर्ट में शायद वो काफ़ी रिपेटिटिव हो गया, आप देखते पता चल जाता है कि ये एआई आर्ट है, एआई से बनाया गया है, आर्ट भी नहीं मैं उसको कहूँगी। तो आपके ख़्याल में एक आर्टिस्ट के लिए क्या सवाल पैदा होता है एआई के आने से और उसके क्रिएट करने से? कोई सवाल नहीं पैदा होता। हुँ, जब हम स्टूडेंट थे तो फोटोशॉप आया, पूरी दुनिया में बहस चली कि भाई कंप्यूटर से तस्वीरें बनने लगी, अब तो आर्टिस्ट की कोई वो नहीं है, तो सब रिप्लेस हो जाएगा। आपके ख्याल में 30-35 साल हो गए, 30 साल हो गए ऑलमोस्ट, क्या जो है वो सब रिप्लेस हो गया? इस वक्त मैं आपको, चले आर्ट तो बहुत अपने एक बड़ी दुनिया है, कायनात है, मैं आपको आम मिसाल देता हूँ। इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड में जो सबसे महंगी चीज वो है जो इंसानी हाथ ने बनाई है, मशीन ने नहीं, क्राफ्ट हाथ की बनी हुई हैंडमेड, चीज बिल्कुल। आज भी लोगों के घरों में रखी रहती है। आर्ट जो है ना, एक बड़ी सख्त जान चीज है। आप इसको दबा दें, समंदर में डाल दें, कहीं भी कुछ कर दें, ये फिर भी ग्रो करता है। वाह! ये जिंदगी है बुनियादी तौर पे। तो ये जो लोग बहुत बेचारे अच्छा। परेशान वाह! होते हैं, मिसाल बहुत के तौर जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पे एक जमाना था कि कातिब अखबार लिखा करते थे, कैलीग्राफ, ठीक है, और उसके बाद मैंने खुद चूंकि काम किया है तो देखते थे कि भाई हम तो तस्वीर बना के दे दिया करते थे। वो इवन एडिटर भी और मालिकान भी कातिब के आगे पीछे देख रहे हैं कि वो सुर्खी लिखेगा तो अखबार प्रिंटिंग के लिए जाएगा। फिर कंप्यूटर आ गया, बिल्कुल सही। तो क्या अपने कैलीग्राफर खत्म हो गए? सिर्फ वो लोग वो हो गए जिन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। ये भी बात कमर्शियल उसके लिए वो है। बहुत अब रही बात उसकी, इस पे नॉम चॉम्स्की का एक बहुत कमाल का मजमून है। मैं अक्सर लोग जो बहुत हैरानी से, परेशानी से ये सवाल करते हैं कि भाई एआई आ गई, समझे, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किसी प्लेनेट से कोई मखलूक आ गई है। उस पे नॉम चॉम्स्की का एक मजमून पढ़ लें तो आपको, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, उसने कहा भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं इसको, ये तो अपने सिरका है, इधर उधर का माल समेट के जो है अब क्या है। एग्जैक्टली। पहले जो है ये काम लोग मुशक्कत से करते थे, अब वो मशीन करके दे रही है आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसका कंपैरिजन इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड से करना, मैं नहीं समझता ये कोई अक्लमंदी की बात है। ये देखिए अभी हवा हो जाएगा, ये चलेगा कुछ दिन तक रहेगा, इसका चीजें भी। हाँ, बहुत जबरदस्त बात कही आप। जो देखें, जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस दुनिया को खतरा किसी और चीज से नहीं, इसकी अपनी रफ्तार से। जॉन भाई एक कमाल की बात कहते थे, वो कहते थे कि जानी कभी तुमने ये सुना कि 2 बैलगाड़ियां टकरा गई और 500 आदमी हलाक?
लेकिन एक जहाज गिर जाएगा तो 500 आदमी हलाक। यस, दैट्स ट्रू। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, उसके कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, वो बिल्कुल है। जाहिरन अपने काम में आ रही हैं और मजीद आएंगी, लेकिन उसको आर्ट वर्ल्ड को कुछ नहीं होता। देखिए इसके पीछे हजारों साल इंसान की पहली जुबान, फर्स्ट एक्सप्रेशन वो है लकीर, नुक्ता और लकीर। इंसान ने बोलना बाद में सीखा है, पहले वो आऊं करता था, उसने अपने सारे जज्बों का, भूख का, उसने इवन खुदा को भी अपनी लकीर से पहचाना, जिससे हम देखते हैं 50,000 साल पुराने एविडेंस मौजूद हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, इंसानी जुबान की तारीख क्या है? इंसान ने बोलने का तो अमल बहुत बाद में आया है। बहुत अच्छी बात तो पहला एक्सप्रेशन तो आपके ख्याल में वो खत्म हो जाएगा? मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये कि लोग एआई की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि लोग एआई की लिमिटेशंस के ऊपर गौर नहीं करते, वो उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं उसकी। और मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स ने हरा रंग नहीं देखा, अब आप उसको हरा रंग कैसे बताएंगे? उसको ये कहेंगे कि भाई जिस तरह पत्ते होते हैं उसने देखे ही नहीं, जबकि उसके लॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका। वही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आती है, जो क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो उतना ही अहम होता चला जाता है, और उसकी जिंदगी क्या बात जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। मैं 30 साल का बिजनेस तो मैं हूँ, फोटोशॉप आया और दूसरे सॉफ्टवेयर आ गए, न जाने क्या क्या हुआ। आज भी जो अपने किसी आर्टिस्ट की जो ड्राइंग या किसी की जो पेंटिंग है ना, उसका आप उससे अपने कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? एक सवाल चलो पूछो फिर मेरा सवाल। चलो, एक दो बातें मैं तारीख का भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर आर्किटेक्चर को तो बहुत ही यानी एडमिरेशन मिली उसको, लेकिन जैसे स्कल्पचर है, पेंटिंग है, इसको डाउन प्ले किया गया, शायद इसके अंदर जो एक एस्पेक्ट है आइकन वॉरशिप का, इस वजह से। तो आपको क्या, जब आपने पेंटिंग वगैरह शुरू की हमारे कल्चर के अंदर, ओवरऑल आपको किसी तरह की रेजिस्टेंस महसूस हुई इस हवाले से? गुड क्वेश्चन। देखिए, हमारी जो सोसाइटी में पहले मैं आपके आर्किटेक्चर के जवाब देता हूँ। देखिए, आर्किटेक्चर तो मैं तो बहुत चीज़ें हुई मेरी। मैं जब पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तो सेंट मार्टिन में, तो वो हमारी एक प्रोफेसर थी, तो उससे मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा कि भाई चूंकि हम लोग वेस्ट से बहुत ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंस हैं, समझते हैं कि बस उन्होंने ही दुनिया में कुछ किया, तो मैंने उससे सवाल किया कि डू यू थिंक we Muslim have any sort of the contribution in the world of art? उसने एक बहुत उम्दा जवाब दिया। उसने कहा they have the great contribution, particularly in architecture, और they gave us the half zero, the dome. वाह। And the dome was derived from the breast. वाह। अब हाफ जीरो है वो, और वही जो है अपने उसने उससे पहले आप जितने भी अपने वेस्टर्न या रोमन आर्किटेक्चर देखिए, तो डोम था नहीं। डोम आया और उसने पूरा जो वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर थी उसको बदल दिया। ठीक है, अब रही बात इसकी कि हमारी यानी मुस्लिम उसमें कल्चर में के पेंटिंग या स्कल्पचर्स वगैरह, तो उसमें बहुत बड़ी खराबी पैदा हुई। वो हुई अपने इस्लाम या कुरान की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के जरिए। सही। उसने वो जहर एक इंजेक्ट किया गया बाकायदा प्लानिंग के तहत, उसके जरिए। मिसाल के तौर पे आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे आर्ट कलेक्टर वो अपने घर में स्कल्पचर रखते हुए वो होते हैं, वो कहते हैं ये बुत है। समझे? सिमिलरली तो वो आर्ट को उस तरीके से अपने ना समझा गया, ना अप्रिशिएट किया गया, और उसका नतीजा ये है कि आप पूरी सोसाइटी को आपने सोललेस कर दिया। बहुत अच्छी बात। आपने सोललेस कर दिया, और उसको आज तक आपको ये एहसास नहीं है कि बुनियादी तौर पे
कि इंसान को खुदा ने सबसे उम्दा जो जौहर दिया है वो है उसका तख्लीकी जौहर, और वो हर इंसान में है। उसके यहाँ खुदा के यहाँ तफरीक नहीं है, सब पे दिया। अब मैं अक्सर कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी जब बातचीत होती है, कहता देखो, जिसने उसको उस जौहर को पहचान लिया वो जो है वो खवास में शामिल हो जाता है, जिस पे बाकी लोग तालियां बजाते हैं, और जो नहीं पहचान पाते वो बेचारे सिर्फ तालियां बजाते रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर या मेरे अंदर या इनके अंदर वो तख्लीकी जौहर है नहीं, वो मौजूद है, हर इंसान में है। बिल्कुल पिकासो है। ने कहा था एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू कीप एन आर्टिस्ट इन हिम। बिल्कुल वाह, बिल्कुल सही बात बहुत की, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त बहुत और शानदार बेहतरीन बात बात की, की, बिल्कुल बहुत अग्रीड। शानदार बात। तो सर इससे फिर ये सवाल पैदा होता है, नेचुरली उसकी तरफ आ गया कि एक आर्टिस्ट का आपके ख्याल में सोसाइटी में रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट इन सोसाइटी? जैसे मैंने आपकी भी आर्ट जो देखी, it's a lot of it is commentary on the society, on how people are, on how our structures are. तो is that intentional, या आपके हिसाब से क्या रोल है आर्टिस्ट का? देखिए, किसी भी आर्टिस्ट का जो बुनियादी रोल है वो है टू रेज द क्वेश्चन, सवाल खड़े करना। उससे सोसाइटी में थॉट प्रोसेस जन्म लेता है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है कि हम जब सबसे ज्यादा सवाल कौन करता है? बच्चा, ठीक है। हम क्या Yes. करते हैं कि वो सवाल करता है तो बजाय इसके सवाल को सुने या अप्रिशिएट करें, हम उसको डांट के चुप करा देते हैं। भाई तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो? सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इसकी इंक्वायरी। मेरे बेटे ने जब वो 6 साल का था तो उसने सवाल किया अभियान ने कि पापा डू यू थिंक इज देयर एनी गॉड और नॉट? तो मैंने कहा बेटा यू हैव टू डिस्कवर इट, Wow. मुझे तो somehow नजर आता है What a और आई great कैन answer. फील इट, बहुत जबरदस्त, बट यू हैव टू डिस्कवर इट। बहुत अच्छा जवाब बहुत है। अच्छा, कमाल जवाब। और वो Very nice. जवाब वो एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी पे जाना पड़ेगा। Hmm. उसका पहला रास्ता है किताब, इल्म। Excellent. इल्म के बगैर आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। Hmm. ये सब रिचुअल्स हैं, इधर टक्कर मार ली, उधर माथे पे ये कर लिया, ये कर लिया, Hmm. अगेन ये सब रिचुअल्स हैं। बिल्कुल। अगर आपको देखें, इट्स सॉर्ट ऑफ अ थेरेपी एज वेल। अगर आपको उससे थोड़ा सुकून मिल रहा है, जैसे दोस्तोयेव्स्की ने कहा था देयर इज नो गॉड बट यू हैव टू बिलीव इन गॉड, Hmm. तो वो ठीक है, उस थेरेपी की हद तक ठीक है। लेकिन उसके जो डीपर मीनिंग्स हैं उसको जानने समझने के लिए आपको इल्म के रास्ते उसे डिस्कवर करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और तभी आप जो है उस कायनात को भी आप समझ पाएंगे। हम लोग और नहीं करते। अब देखिए अब इस दुनिया जिसे हम दुनिया कहते हैं, 8 अरब की आबादी है, ठीक है। अगर कायनात का आप वो देखिए तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इससे बड़े कमरे में रेत के जर्रे हों, उसमें से एक जर्रा वो दुनिया है। बिल्कुल है, ठीक है। सही और है, उसमें सही है। उस जर्रे में अब तक जो डिस्कवर हुए हैं वो चंद लाख स्पीशीज हुए हैं सिर्फ, ठीक है। और उस चंद लाख में एक है हजरत इंसान जो ऐसी तैसी करते फिर रहे पूरी बिल्कुल। दुनिया की। ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही है। तो आपको अपनी हैसियत समझने जानने के लिए जरा सा तफक्कुर, जरा सा गौर और फिक्र करेंगे वेरी तो आप इंपॉर्टेंट, अंदाजा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो एक आर्टिस्ट जो है वो एहसास दिलाता है लोगों को इस नहीं, बात उसका काम बुनियादी है। देखिए, आर्टिस्ट इज नॉट अ प्रीचर। मैं अपने बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरा ये काम नहीं है कि मैं तबलीग करूं। मेरा काम है टू रेज द क्वेश्चन। सवाल होगा तो सोसाइटी में थॉट प्रोसेस, सोचने का अमल होगा। सोचने का अमल ही बुनियादी चीज है। बिल्कुल। मंजिल जो है ना, मंजिल क्या है? वो रास्ता है। वो बुनियादी तौर पे वो सफर ही है असल चीज। और मंजिल तो हम जान भी नहीं सकते अगर नहीं, कोशिश ना करें। वो असल जो प्लेजर है वो सारा लुत्फ उसी के अंदर है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। एक दो बातें अब मुझे जहन में आ रही हैं। मैं कहो। सोच रहा हूँ कि आपका इतना गहरा ताल्लुक दो अहम अदबी लोगों के साथ रहा आपका। वैसे तो पूरी मेरे ख्याल से अदबी दुनिया से आपकी बहुत ही अच्छी वाकफियत है, लेकिन यूसुफी साहब और जॉन एलिया, ये दोनों तो आपके, यानी आपने एक अरसा इनके साथ जिंदगी की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उनकी जिंदगी के बारे में भी बताएं हमें। देखिए, मेरी खुशनसीबी ये रही कि मैं अपने मेरी तरबियत जो है वो
मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं बहुत छोटा था, तो कुछ पढ़ने में बेहतर था। तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, कहने लगी कि बेटा दोस्ती जो है, तुम अपनी क्लास में तो अव्वल आ गए हो, तुम्हारी दोस्ती जो है उनसे होनी चाहिए जो तुमसे बेहतर हो। तो दूसरा ये कि लकीली अपने बचपन से इतने बड़े लोगों के दरमियान वो रहा। यूसुफ़ी साहब तो मेरे मेंटर हैं। मैं मैट्रिक में था जब उनसे मैं मिला, और अच्छा। उसके बाद वो जब मिला तो वो भी एक अजीब वाक़या है कि हमारे दोस्त थे जमाल लिसानी, बहुत उम्दा शायर। शायर बहुत तो मैं उनके साथ उनके एक मैगज़ीन में काम करता था, सही। सो कॉल्ड आर्ट डायरेक्टर था। तो वो कहने लगे कि भई यूसुफ़ी साहब आए हुए हैं और उनसे मिलने चलना है। यूसुफ़ साहब लंदन में रहते थे। तो मैंने बोला यार क्या उनके लिए लेके जाऊँ? तो मैंने क्या किया कि लकड़ी का एक पैनल लिया और उसके ऊपर उसको बहुत वो किया रेगमाल से, और फिर उसको वार्निश लगा के उसके ऊपर मैंने एक पैनलिंग ड्राइंग बनाई, तो वो मैं लेके हाज़िर हुआ। तो यूसुफ़ साहब ने वो देखा और मुझे हाथ पकड़ के मुझे अपनी स्टडी में ले गए, वरना उनके घर में ड्राइंग रूम में लोग आते थे, मिलते थे, बैठते, चले जाते थे। और फिर अपनी किताब दी मुझे, और किताब दे के उस पे लिखा कि नक्श हूँ, अपने मुसव्विर से गिला रखता हूँ। वाह। तो मैं बड़ा वो हुआ, मैंने कहा कि भई पता नहीं पसंद नहीं आई ड्राइंग, क्या हुआ? लेकिन बड़े लोगों के सिखाने के अंदाज़ भी अजीब होते हैं। तो इस तरह से फिर वो यूसुफ़ साहब जो है वो बिल्कुल, और कभी बड़े लोग अजीब-ओ-गरीब कभी आज तक उन्होंने, हालाँकि वो मुझे बेटा, मुन्ना, बच्चा जो भी कहते हो मेरे लिए बाइस इफ़्तिख़ार ही होता। हमेशा उन्होंने बड़ी एहतराम के साथ भी रस्साम साहब या रस्साम मियाँ, और वो फिर उनके साथ वो क़ुर्बत हुई कि बस आख़िरी बल्कि मैं तो कनाडा छोड़ के जो आया, तो यूसुफ़ साहब के एक फ़ोन उनका मेरे पास आया, कहने लगे, भई आप कहाँ हैं? मैंने कहा, यूसुफ़ साहब मैं तो कनाडा में हूँ। तो कहने लगे कि भई आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए, और बस अपने आ जाइए। अच्छा। बस उसी रात मैंने तय किया, आई टोल्ड माय वाइफ कि वी आर जस्ट लीविंग। तो बस वो फिर हम जो है वो यहाँ पे आए, और ये भी एक आखिरी बहुत ही इफ्तिखार की बात है कि यूसुफ़ी साहब जैसे आदमी ने आपके लिए एक मज़मून लिखा, बल्कि 3 मज़मून लिखे। पहला मज़मून मेरी पहली सोलो एग्ज़िबिशन 1994 में हुई, तो उस पे उन्होंने लिखा, और मेरी तो ख़ैर ना आज भी हैसियत नहीं है, वो बड़े आदमी थे। तो उन्होंने वो मज़मून लिखा, और वो मज़मून जो है पढ़ा अनवर भाई अपने ने इस एग्ज़िबिशन में उसको कंडक्ट किया था। बहुत बड़े-बड़े जॉन भाई ऑडियंस में बैठे हुए थे। जॉन भाई ने मेरा नाम रस्साम जो है वो जॉन भाई ने रखा, तो जॉन जी। भाई के साथ भी बहुत क़ुर्बत रही, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत कैसी शायरी। शख्सियत थी उनकी? यानी जॉन बज़ाहिर तो ऐसा लगता भाई है वो लाउबाली से, नहीं, जॉन लेकिन भाई ऐसा नहीं है। देखें, बड़े लोगों के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने चूँकि खुशनसीबी से बहुत बड़े-बड़े लोग बहुत करीब से देखे, लाइक अनवर मकसूद, ज़हरा आपा, या जॉन भाई, या यूसुफ़ साहब, और भी बहुत सारे लोग। बड़े लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं। जो वो होते हैं वो नज़र नहीं आते, जो नज़र आते हैं वो होते नहीं हैं। मिसाल मैं आपको सही। बताऊँ, आप यूसुफ़ी साहब से जब भी मिले हो तो आपको एक सूटेड बूटेड बैंकर स्टाइल का एक आदमी नज़र आता हो। अंदर से वो क्या थे, इसका तो अपने आम आदमी को पता भी नहीं कि वो कैसे दरवेश आदमी। सिमिलरली जॉन भाई की जो तबीयत लावालिपन जो नज़र आता है वो बिल्कुल ऐसे नहीं। ही वाज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन इन हिज़ क्रिएटिविटी। आम ज़िंदगी के हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन उसके हिसाब से वो बहुत ही और मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा कोई शायर नहीं देखा जो हमतन वक़्त, सुबह से शाम, दिन और रात, एक दिन रात में वो कुछ 4 बजे के करीब हड़बड़ा के जानी कलम कहाँ है? वो ढूँढ रहे हैं लाइट अंधेरे में। मैंने खैर लाइट ऑन की, और हम जो ज़मीन पे मेरे स्टूडियो में साथ-साथ सोते थे। तो खैर उनको कागज़ और कलम दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने कोई मिसरा लिखा और तकिए के नीचे रख के, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इस तरह से रख के लेट गए, सो गए। दूसरे दिन देखा तो शानदार ग़ज़ल कि खुद से हम एक नफ़स हिले भी कहाँ, तुझको ढूँढे तो तू मिले भी कहाँ। वाह। खुश हो सीने की इन ख़राशों पर, फिर तनफ़्फ़ुस की ये सिले भी कहाँ। वाह। आगही ने
किया हो चाक जिसे वो गरेबा भला सिलेबी का। कमाल। तो हम मैंने इंतजार साहब ने एक मजमून लिखा था परगंदा तबा शायर के उन्वान से जॉन भाई के ऊपर, तो उन्होंने ये बात लिखी कि जॉन एलिया की शख्सियत से शायरी छलकती। तो ये बात दुरुस्त है, वाकई वो ऐसा लगता है। वो डूबे हुए आदमी थे और उनका बहुत काम किया उन्होंने, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे। देखिए कोई भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने दोस्तों से कि देखिए एक डिसऑर्डर में ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, वरना केओस होता है। तो वो ऑर्डर जो तख्लीकी लोग होते हैं, बड़े तख्लीकी लोग, वो ऑर्डर को समझते हैं कि किस तरीके से। मैंने अक्सर देखा लोग समझते थे वो हर रोज ड्रंक रहते थे, एक पैक रखा उन्होंने और बैठे हुए हैं घंटों अपने लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं। गजल हो गई, शेर कह रहे हैं, नज्म कह रहे हैं, मज़ामीन लिख रहे हैं। ये मैंने उनको बिल्कुल इस तरह से सही देखा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और एक सवाल मुझे आपसे ज़रूर करना था इसके बारे में कि मैडनेस, जो जौहर ने शुरू में भी बात की इसके बारे में, नहीं की शायद, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट का बुरा हाल होना ज़रूरी है? यानी कि मेंटल हेल्थ ख़राब हो या वो एक काबिल बंदा ना हो, सोसाइटी में बिल्कुल फिट ना हो रहा हो, वो तो शायद ज़रूरी, आई डोंट नो आप क्या समझते हैं? लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट की जो इमेज है हमारे सामने, कि एक आर्टिस्ट जो है एक सफरिंग इंडिविजुअल है, एक आर्टिस्ट जो है वो एक तबाह हुआ हुआ शख्स है, वो आता है, एक्सप्लोड होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। क्या ये सब ज़रूरी है आर्टिस्ट के साथ एसोसिएट करना, जैसे आप क्या नहीं, समझते देखिए अब उसमें बात ये है कि उसका पैमाना क्या है। आप एक नॉर्मल इंसान कह रही हैं और उसको, गरीब को आप जो है नॉर्मल अगर तसव्वुर कर रहे हैं, तो आपका बुनियादी तौर पे पैमाना क्या है? हो सकता है कि आप उसकी दुनिया में जाके झाँक के तो देखिए, वो कितना अपने सेहतमंद ज़हनी एतबार से कितना, अगर वो ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं है, वो कोई इसी तरह की चीज़ें तख्लीक कैसे करेगा? देखिए जो इडियोसिंक्रेसी है ना, उस मैडनेस, उसको एक आम पैमाने पे कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कि मिसाल के तौर पे आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि भाई ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है 10 घंटे सोना, सुबह इतने बजे उठना। मैंने बहुत बड़े-बड़े लोग देखे, अनवर मकसूद सच अ क्रिएटिव मैन, 4 घंटे सोते हैं और 4 घंटे सोते हैं और 18-19 घंटे काम करते हैं। पेंट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और उनका माशाल्लाह अपने हाफ़ज़ा, ही इज़ 85 प्लस 86 के हो जाएँगे इंशाअल्लाह। लेकिन उनको हज़ारों अशार, सैकड़ों चीज़ें अज़बर हैं और आज भी वो बिल्कुल ऐसे एक बहुत अदना सा तालिब इल्म होता है, इस तरह पढ़ते हैं। बैठेंगे, यार मैंने जो है वो मीर दर्द को नहीं पढ़ा था, तुमने पढ़ा है? हाँ, तो भाई थोड़ा आपने, कह रहे यार मैंने नहीं पढ़ा था, आजकल पढ़ रहा हूँ। जबकि वो सैकड़ों बार उन्होंने घुल के पिया हुआ है, उसके बावजूद हर नए अंदाज में डिस्कवर कर रहे होते हैं। सिमिलरली पेंट करते हैं, देखो यार मैंने कुछ नया, कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश की है, ये पेंट किया है मैंने कुछ, और कमाल की अपने, बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ, उनसे कहा भी मैंने कहा आपको टीवी जो है ये इडियट बॉक्स एक इतने बड़े पेंटर को ले गया हमसे दूर। तो वो कमाल के पेंटर और बहुत ही वो। सिमिलरली जैसे मैंने कहा यूसुफ साहब 4 घंटे सोते थे और कितना काम किया है। जो बॉडी ऑफ वर्क है वो ऑर्गेनाइज और ज़हनी सेहत के साथ तो मुमकिन है। बिल्कुल। अब आम आदमी का जो पैमाना है उस पे क्रिएटिव आदमी को आप तौल नहीं सकते। उसके लिए एक अलग ही उसके पैरामीटर अलग हैं। लव दैट। हाँ, उसके पैरामीटर अलग हैं। और आप देखिए कि जो आम कैलकुलेशन है ना, चाहे मेडिकल साइंस की भी हो, वो आप क्रिएटिव आदमी के ऊपर अप्लाई उस तरह होती नहीं है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, पिकासो 93 इयर्स की एज तक काम करता रहा। डाली, मैं उसका बड़ा वो हूँ मुद्दा, डाली 90 साल के करीब, ठीक है। मुश्ताक यूसुफी 96-97, ठीक है। एम.एफ. हुसैन साहब से मेरी बड़ी अपने नियाज़बंदी थी। तो एम.एफ. हुसैन
100 साल के करीब उसमें अपने उम्र पाई माशाल्लाह, और आखिरी सांस तक काम करते रहे। तो सफरिंग ज़रूरी है? देखिए, सफरिंग बाय चॉइस नहीं होती। राइट। कुछ चीज़ें आपको अपने उसमें मिलती हैं। ज़िंदगी जो है कोई बहुत आइडियल चीज़ नहीं है, वो एक पैकेज है पूरा, उसमें बाय चॉइस नहीं होती, वरना बाय चॉइस होता सब अपने लिए अच्छा-अच्छा चुनते। ऐसा नहीं है। तो अब सफरिंग तो एक बाय प्रोडक्ट है, किसी भी अमल से पैदा होती है, किसी आपके रवैये से पैदा होगी, या आपकी ज़िंदगी के अतराफ़ो किनार में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसके ज़रिए पैदा होती है। तो वो तो आप बाय चॉइस नहीं है, जैसे मैंने अर्ज़ किया। दूसरा, आप उससे बच नहीं सकते। यू हैव टू लिव विद दैट। उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ क्रिएटिव आदमी के पास तो एक ही रास्ता है, जस्ट टू क्रिएट और वो समथिंग। बेहतरीन रास्ता है। सबसे उसके अलावा और क्या कर सकता है? बिल्कुल, ये सही कहा आपने। बिल्कुल, आई अच्छा, कैन मैं एक रिलेट टू सवाल दैट। तो मैं अभी रिसेंटली मैं शाकिर अली की पेंटिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा था, आपकी निगाह से गुजरे होंगी। जी, जी। तो जैसे वो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ अलामतें इस्तारे बन गई हैं उनकी कुछ, जैसे वो खजा के पत्तों को देखते हैं, ये एक पूरे शहर की फिजा को लिख कर रहे होते हैं लैंडस्केप के अंदर, या दरिया को, या तितलियां हैं उनके यहाँ। तो आप इस तरह की हम और भी दीगर जो हमारे पेंटर्स हैं, जैसे अभी वैन गॉग के बारे में हम बात कर रहे थे, वैन गॉग के यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कुछ खास तरह के मेटाफर्स। तो आपकी जो हमने पेंटिंग्स देखी उसके अंदर भी कुछ हमने कुछ चीजें बहुत नोटिसेबल हैं, यानी खास तौर पे आपने जिस तरीके से कुछ अरेबिक वो लिए हैं चीजें, और मुझे लगता है उसके ऊपर आपने यानी उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। तो आप वो आप बात कर रहे हैं गालिबन मेरी वो जो काफिर काफिर सीरीज सीरीज थी से। उसकी। हाँ, तो हुआ ये कि लफ्ज काफिर हमारे उर्दू अदब में दो तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक काफिर, इनकार करने वाला, मुनकिर, और इनकार खुदा का नहीं, निजाम का हो सकता है, किसी भी चीज का हो वाह। सकता है। तो वो, और दूसरा है काफर जबर के साथ, और उसके मायने में बहुत हसीन, बहुत कातिल, खूबसूरत, सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। ठीक है। वाह। मैंने देखा कि जब मैं बच्चा था, वो बल्कि मैं वाकया भी शेयर करता हूँ आपसे, कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, यंग मैन, और उसने इंग्लिश लिटरेचर में ही मास्टर्स किया हुआ था, और वो अक्सर खुदा को गालियाँ बकता था। तो एक दिन मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था, उसने मेरा बल्ला लिया मुझसे, मैंने उससे छीना, तो उसने अपने मेरे हाथ लगाया, तो मैंने भी उस पर रिएक्ट किया। तो मेरी अम्मी देख रही थी, उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगा, और उन्होंने कहा कि तुम्हें एहसास नहीं कि ये तो दीवाना है? और तो मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा ये तो खुदा को गालियाँ बकता है। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, इसका खुदा से क्या रिश्ता है? तुम्हें तो ये गाली नजर आ रही है, तुम्हें अंदाजा है कि इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? और वो जमाना ऐसा था कि पूरे मोहल्ले के लोग उसका ख्याल करते थे, खाना देना से लेकर उसकी चीजें मीजें ये वो। तो फिर उसी कुछ अरसे के बाद ये ज़माना भी देखा वहीं पे कि एक दिन एक गोली चलने की आवाज़ आई, और उसको गोली मार दी किसी ने, और वहाँ पे शोर मच रहा था कि काफिर है, ये काफिर है, ये खुदा को गालियाँ बकता है, या बुरा भला करता है, इस तरह से। तो मैंने फिर से सोचने पे मजबूर हुआ, और मैंने पूरी बाकायदा रिसर्च की कि पूरी क्लासिक्स में कि इतने बड़े बड़े जीनियस गुजरे, तो उन्होंने इस लफ्ज को किस तरह बढ़ता है, इसके क्या पॉसिबल मीनिंग्स हैं। तो बड़े दुख की बात यह है कि पूरे सैकड़ों साल की हमारी तहजीबी उसमें वो मीनिंग जो हमारे मौलवी ने डिस्कवर किए, वो बड़े बड़े जीनियस आदमी ने नहीं डिस्कवर किए, और किस तरीके से उसको काफिर को इस्तेमाल करते हुए पूरी सोसाइटी को जहर आलूद किया गया। बहुत अच्छी बात है। उसको तबाह किया गया। तो वो एक रिएक्शन भी था, और मैं ज़ाहिर है उस पे सवाल करना अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आर्टिस्ट का काम कोई प्रीचिंग तो होता नहीं है, सवाल उठाना होता है, बिल्कुल। टू रेज़ द क्वेश्चंस। तो उसमें वही है मैं देख रहा था कि जिस उसका तरह रूट गालिब में क्या आपने है। शेर को जी, तो और उस बहुत इंटरेस्टिंग ये भी था कि वो इंसान नहीं थे उसमें, सिर्फ हेड स्कार्फ जो होता है जी, अरबी वो था सिर्फ, जी। इंसान गायब थे उसमें से।
और इंसान की फिगर को आपने एक स्केलेटल फिगर दिखाया है, और जो अब ये भी मैंने देखा कि जो क्राउड आ रहा है वो भी बस एक मेल्ड हुआ हुआ एक साथ, एक सिंगल माइंडेडनेस, एक मास माइंडेडनेस। तो बहुत अमेजिंग मुझे आपकी सिंबलिज्म इस काफिर सीरीज में नहीं, बहुत बहुत फील हुआ। शुक्रिया। वो हमारे एक दोस्त हैं अपने शहजाद शर्जील, बहुत उम्दा राइटर और अपने शायर। तो उनका एक शेर है, वो जो आपने जिस पेंटिंग का जिक्र किया वो उसी से इंस्पायर होकर वो किया था कि अब रूह के लिए भी करें आफियत तलाश, अब रूह के लिए भी करें आफियत तलाश, साए निकल पड़े हैं बदन की तलाश में। तो जिस तरीके से ये फिर बहुत सारे वाक़यात आपके हमारे सामने ही हैं। जब सलमान तासीर को मारा गया या शहबाज भट्टी को, तो मैंने उसमें फौरी तौर पे एक एग्जीबिशंस, एक सीरीज पेंट की और वो मैंने डेडिकेट इनको की थी। और फिर खैर उसमें के बहुत रिपरकशंस भी देखने पड़े थे कि मुझे यहाँ से कनाडा जाना पड़ा और काफ़ी चीज़ें हुई। तो लेकिन मैं तो उस चीज़ का कायल हूँ कि अपनी बात जो है कहनी ही चाहिए, वो कहनी ही चाहिए। और अब जाहिर उसके लिए चाहे एक फॉर्मनेस की फ़ज़ा है तो उसमें आप किस तरह से वो इजहार करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो सोसाइटी की आंखें खोलता है। इसकी बहुत सारी मिसाल, बहुत अच्छी बात की आपने। क्या कहना है? जैसे मिसाल के तौर पर 150-200 साल पहले वैन गो ने पोटैटो ईटर्स पेंट की। तो पोटैटो ईटर्स आप देखिए कि उसके 100-125 साल के बाद अब वो दुनिया में ये बाकायदा तौर पे वो है कि दुनिया में इंसानी खुराक का 70% आलू से पूरा होता है। और अपने फिर यूनाइटेड नेशन को बाकायदा तौर पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। उसके पीछे जो बुनियादी वो था वो वैन गॉग की वो पेंटिंग है। उस आंखें खोलने के लिए उसमें थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों में, लेकिन वो है। फिर इसी तरह से आपने देखा होगा कि मेरी पेंटिंग्स में एक बहुत ही सररियलिस्ट इमेजरी है। बिल्कुल है। और उसकी वजह ये है कि हम मैंने इसके ऊपर भी मेरा एक पूरा थीसिस ये है, जैसे गालिब को मैंने पेंट किया, जिसकी हिंदुस्तान में बीएमएच म्यूजियम में एग्जीबिशंस होने जा रही थी, वो फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कॉल अप हुई। तो उसमें यही किया कि मैंने इस पर रिसर्च की और मुझे ख्याल आया कि जो हम समझते हैं कि जो सररियलिज्म मूवमेंट है ये कोई मगरब से आई है या पिछली सेंचुरी में जो है शुरू हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ क्लासिक्स में जो हमारे असातिज़ा, खासकर गालिब को मैंने वो किया, तो उसमें तो उसके यहाँ तो ये सररियलिस्ट इमेजरी भरी पड़ी। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, काश के से परे होता काश के मकाम अपना, या शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क सिया पोश हुआ मेरे बाद। कोई नहीं है अब ऐसा जहान में गालिब, जो जागने को मिला देवे आके ख्वाब के साथ। हाँ, क्या कहने। फिर अपने अहले तरफ कौन सुने तानाए नायाफ्त, देखा कि वो मिलता नहीं तो अपने को खुआर। वेरी सररियलिज्म, मतलब सररियलिस्ट इमेजेस वाकई। फिर मैंने एक मिसरे के ऊपर म्यूरल पेंट किया था और वो मिसरा गालिब का था कि इबादत बर की करता हूँ और अफसोस हासिल का। वो मुझे लगता है कि जैसे आज का मंजरनामा उसने पेंट किया है, पूरा जो सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो है, क्या बात कही आपने, वाह। वो उस मिसरे में बिल्कुल बहता हुआ नजर आ रहा होता है। तो इस तरीके से अब वो फिर मैंने उसको वो किया, देखा और उसको उसी अंदाज में पेंट किया। सर बस बंदरनामा के बारे में भी कुछ आप बताएं। वो भी हमें बहुत जबरदस्त लगा और मतलब फनी भी लगा, इम्पैक्टफुल भी लगा, पावरफुल भी लगा। तो ये आइडिया कैसे आपके पास आया? वो आइडिया तो खैर मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये पूरा एक सफ़र है कि आप आप जब वॉयेज ऑफ डिस्कवरी पे होते हैं तो उसमें चीज़ें आपको रास्ते में मिलती चली जाती हैं। जैसे पॉल क्ली ने कहा था कि आई टेक माय लाइन्स फॉर अ वॉक। तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि जो पूरा सिलसिला चल रहा था, मिसाल के तौर पे कोई इमेजिन कर सकता था कि अमेरिका का सदर जो है अपने ट्रम्प हो जाएगा या मुझे बहुत अच्छी लगी। या आप कोई सोच सकते थे कि यूके की जितनी इतनी रिच उनका वो रहा है
कि वहाँ पे अपने जो बॉल्सन था जो उनका प्राइम मिनिस्टर बना वो बन जाएगा। या आप सोच सकते थे कि इंडिया जैसी सिविलाइजेशन में मोदी जैसा मोदी प्राइम जैसा आ मिनिस्टर जाएगा। होगा, या हमारे यहाँ जो है अपने इस तरह के वो आएंगे। तो हाँ बकौल अनवर मकसूद के अनवर भाई ने डॉगमेटिक कहा, कहने लगे कि इंसान को अपने लाखों साल लगे बंदर से इंसान बनने में, बिल्कुल। और हमें जो है वो अपने एक लम्हे में हम दोबारा बंदर बन गए। तो यस। फिर इसी तरीके से जो आप देखें, उसमें एक मेरी पेंटिंग है कि वो 3 बंदर बैठे हुए हैं और उनके सर के ऊपर जो जुडिशरी का वो है और एक ने अपनी आंखों पे हाथ रखा हुआ है, एक ने अपने मुंह पे, एक अपने कानों पे। तो इस तरीके के बिल्कुल बुरा है। और वो बंदरनामा, चूंकि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो वो तो उसके ऊपर तो बहुत सीवियर रिएक्शन आया था कि वो एग्जीबिशन कोई अपने दूसरे दिन तीसरे दिन वो करना पड़ा था। अच्छा, मेरा जहन बंदर नाम से फौरन बंदर कहानियां इन्होंने भी, इंतजार साहब ने भी लिखी, शायद आपकी निगाह से गुजरा हो। बंदर नामा के नाम से भी उनकी एक वर्क। अच्छा, नहीं मेरी नहीं ऐसे नहीं वो गुजरा, लेकिन मेरा तो बिल्कुल बहुत ही एक ग्लोबल वो था उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें वो बिल्कुल दिख देखी। रहा था सर कि हाँ, इट्स अ वेरी ग्लोबल तो वो पर्सपेक्टिव। जैसे मिसाल के तौर पे आपने उसमें जैसे वो देखा होगा अमेरिका का फ्लैग है और यस। उसके ऊपर इसी तरह से उसमें एक पेंटिंग है जिसमें उस वक्त तालिबान आए नहीं थे, लेकिन मुझे नजर आ रहे थे उसके अंदर कि ये आ रहे हैं। तो वो उसका अफगानिस्तान का फ्लैग है और उसमें वही बंदर उछलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी पावरफुल कमेंट्री ऑन सोसाइटी, और इससे भी क्लियर होता है कि आप आर्ट को कितना पावरफुल समझते हो, और इट्स अ वे फॉर यू टू स्पीक अबाउट सोसाइटी एंड टू सोसाइटी। दैट्स वंडरफुल। चले फिर एंड करते हैं अपना। तुम्हें कोई सवाल पूछना है? बस आखिरी? एक और भाई, क्या हमारे इर्द गिर्द शायद और भी पेंटर्स हों, हमारी एक पूरा ट्रेडिशन हो और पाकिस्तानी पेंटर्स का, आप किसको पसंद करते हैं? कौन से ऐसे पेंटर्स हैं जो आपके ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं या और आपके लेकिन लिए इग्नोर पर्सनली हो गए? इंस्पायरिंग है? हाँ आपकी। देखें, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन होता ये है कि जो इंस्पायर होने का मामला होता है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। मेरे साथ ऐसा रहा है कि वक्त के साथ साथ बदलता रहता बिल्कुल, है कि एक मरतबा एक ज़माने में बहुत ही क्लासिकल पेंटर्स बहुत वो अपने पसंद आते थे या उनसे हम बहुत इंस्पायर होते थे। फिर वक्त के साथ साथ वो उनकी जगह दूसरे लोग अपने जैसे डाली मुझे बहुत पसंद है, पॉल क्ली मुझे बहुत पसंद है, या अपने हमारे यहाँ के अगर देखें आप तो उसमें ज़ाहिर है सादिक़ैन साहब से लेकर और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि कोलिन डेविड मुझे बहुत अपने कमाल का आर्टिस्ट है, वो जिसने बहुत गज़ब की चीज़ें बनाई हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको मुतासिर करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो थोड़ी बहुत हमने सीखी वो ये है कि जो ट्रू आर्टिस्ट है वो इज नॉट द वन हु इज इंस्पायर्ड बट द वन हु इंस्पायर्स अदर्स। ओरिजिनलिटी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस यहीं पे आज की हम गुफ्तगू को मौकूफ करते हैं। थैंक यू बहुत शाहिद शुक्रिया भाई, शाहिद बहुत भाई, जबरदस्त बहुत कॉन्वर्सेशन रहा हमारा। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।